गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या कहा गया है, नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस। आपको क्या है, फ्लावर के वो पार्ट्स बताने हैं जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है। तो आपको पता है कि मेल गैमेटोफाइट्स की डेवलपमेंट कहाँ पर होती है। सबसे पहले आपको पता है स्टैमन के अंदर, यानी कि क्या प्रेजेंट होते हैं। स्टैमन किससे मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट से, ठीक है। एंथर से और फिलामेंट से, ठीक है। इन दोनों से मिलकर क्या है, आपका क्या बना होता है, स्टैमन। उसके बाद जो एंथर को अगर आप स्टडी करते हो, ठीक है, एंथर आपकी जो एंथर स्ट्रक्चर होती है, तो इस एंथर की स्ट्रक्चर को जब आप स्टडी करते हो फर्दर, तो उसके अंदर क्या है, एंथर के अंदर मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो आप बता दोगे कि जो मेल गैमेट की फॉर्मेशन है वो किसके अंदर होती है, एंथर के अंदर। उसके बाद यानी कि जो आपके मेल गैमेट हैं वो कहाँ डेवलप होते हैं, डेवलप विद इन द एंथर। उसके बाद ऑन द कॉन्ट्रेरी अब आप बताओगे कि फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि गैमेटो का मतलब गैमेट और फाइट का मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। कहाँ पर जो है फीमेल गैमेटोफाइट गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो आपको पता है कि जो ओवेरी है, ठीक है, ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल, जो यहाँ पर फनिकल से प्लेजेंटा से अटैच भी होते हैं, ठीक है। तो इसी ओव्यूल के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, फीमेल गैमेट, एग की फॉर्मेशन होती है ना। इसी ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक बनते हैं और फिर उस एम्ब्रियो सेक के अंदर एग की फॉर्मेशन होती है। तो आप बता सकते हो कि फीमेल गैमेट्स की जो डेवलपमेंट होती है वो कहाँ पर होती है, ओव्यूल के अंदर। तो फीमेल गैमेट्स कहाँ डेवलप होते हैं, इनसाइड द ओव्यूल्स। फिर नेक्स्ट आपको बताना है, आप ये भी है कि अगर ये क्वेश्चन करते हो तो एक बार आपको सारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाएगा इन सारे क्वेश्चन से। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब आपको पता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। देखो एक बार हम सारी प्रोसेस जो है वो डिटेल में दोबारा से कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं फ्लावर की। तो वो कौन सी होता है, स्टैमन होता है, जो किससे मिलकर बना है, एंथर से और फिलामेंट से, ठीक है। जब हम इसके इस सिर्फ ऊपर वाले सेक्शन के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन की एंथर के, तो वो कैसा दिखता है आपको, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। जो कि जिसके अंदर क्या होगी, बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, जो कैसा होता है, बाइलोब होता है, ठीक है। कुछ इस टाइप का था, एक सेकेंड, हाँ देखो अब ये कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, हर कॉर्नर पर थिका प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हर इसका एक लोब कंटेन करता है टू थिका को, जिसकी वजह से उसे डाइथिकस कहा जाता है, ठीक है। डाइथिकस कहा जाता है। और इसके हर थिका के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजिनस जो है वो पाया जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो पाया जाता है। फिर उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं वो भरे हुए होते हैं। कौन से टिश्यू भरा होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो भरा हुआ होता है। उसके बाद जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट होती है। सारा कुछ प्रोसेस जो है मैंने आपको बताया हुआ, आप वहाँ से भी समझ सकते हो। उसके बाद क्या है कि जब इसके अंदर क्या होगा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर फर्दर जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगी, एक सेकेंड स्पेलिंग, हाँ, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होती है, मियोसिस डिवीज़न होती है। मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीज़न होगी। तो वो क्या फॉर्म करते हैं, चार जो हैं, यानी कि ये डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिससे क्या हो गए, हैप्लॉइड जो हैं वो माइक्रोस्पोर जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। कैसी स्ट्रक्चर होती है, टेट्राड की, कुछ इस तरह से, ठीक है, टेट्राड की स्ट्रक्चर होती है। और क्या प्रोड्यूस होते हैं, एक माइक्रोस्पोर से क्या प्रोड्यूस होते हैं, चार माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। कि जब एक माइक्रोस्पोर से चार जो है, यानी कि हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स की प्रोडक्शन हो रही है, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर इनमें से ये चारों के चारों फंक्शनल होते हैं, ठीक है, ये चारों फंक्शनल होते हैं। इस केस में चारों से मेल गैमेट की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और फिर यही जो है पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। पोलन ग्रेन फर्दर उसमें से क्या होगी, पोलन ग्रेन के अंदर, पोलन ग्रेन में क्या क्या होता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल के अंदर फर्दर डिवीज़न होगी तो वो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स को, ठीक है। तो आपको समझ आ गया इतना। तो अब यहाँ पर आप बताओगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर जब मियोसिस होगी तो वो फॉर्म करेंगे किसको, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स को। फिर नेक्स्ट ये कहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम को पोलन सेक कहा जाता है, जो कि फर्दर पोलन सेक की फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये जो आपका यानी कि माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर होती है, पोलन सेक के अंदर होती है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट आप बताओगे कि जो पोलन है वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, बाय द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से होते हैं। उसके बाद जो अरेंजमेंट होती है इन माइक्रोस्पोर की वो कैसे होती है, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट होती है, ठीक है, कि कौन सी अरेंजमेंट होगी, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट होती है। और जो ये चारों के चारों ये माइक्रोस्पोर यहाँ पर प्रोड्यूस हुए थे वो क्या होते हैं, चारों फंक्शनल होते हैं, चारों से मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। अब आप बताओगे नेक्स्ट आपको किसके साथ डिफ्रेंशिएट करना था, मेगास्पोरोजेनेसिस के साथ। अब मेगास्पोरोजेनेसिस आपको पता है इसके अंदर क्या था, अगर आप ओवेरी के अंदर बात करते हो तो यहाँ पर ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और ओव्यूल की हमने एनाट्रोपस ओव्यूल जो है वो एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। तो एंजियोस्पर्म यानी कि एनाट्रोपस ओव्यूल के स्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर बाहर क्या होंगे, इंटेग्यूमेंट लगे होते हैं जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, यानी कि एक तो होगा आउटर इंटेग्यूमेंट, एक होगा इनर इंटेग्यूमेंट। और यहाँ पर जो होता है एक पोर होता है जिसको माइक्रोपाइलर कहा जाता है, माइक्रोपाइल कहा जाता है, और इसको माइक्रोपाइलर एंड भी कहा जाता है। और ये वाला जो एंड होगा अपोजिट, इसको हम जो है एंटीपोडल एंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा आपका कौन सा एंड हो जाएगा, ये वाला जो होगा आपका माइक्रोपाइलर एंड, और ये वाला कौन सा होगा, चैलेजल एंड, जो इसके अपोजिट में होता है। तो इसी माइक्रोपाइलर एंड में यानी कि जो ये आपका ओव्यूल है यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे टिश्यू भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से न्यूसेलस का कुछ एक सेल, कोई एक सेल जैसे कि ये मेगास्पोर मदर सेल, इसके अंदर क्या होता है, फर्दर जो है वो डिवीज़न होती है, कौन सी होगी, मियोसिस, रिडक्शनल डिवीज़न होती है, जिससे कि आपके क्या हो जाते हैं, चार जो हैं प्रोड्यूस हो जाते हैं, चार मेगास्पोर, ठीक है, चार मेगास्पोर जो हैं प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये जो मेगास्पोर होते हैं वो लीनियर अरेंजमेंट में होते हैं। और मेन बात कि जो मेगास्पोर है ये सारे के सारे डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक जो होगा इनमें वो फंक्शनल होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोर में क्या थे, चारों फंक्शनल थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो फंक्शनल होता है। तो आप ये सारी प्रोसेस बताओगे कि इसके अंदर क्या होंगे, हैप्लॉइड मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है, किससे हो रही है, डिप्लॉइड मदर सेल से, जिसको मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। और ये फॉर्मेशन पाई होती कहाँ पर है, ओव्यूल के अंदर होती है। उसके बाद नेक्स्ट आप बताओगे कि जो एम्ब्रियोसेक हैं वो यानी कि इसमें प्रोड्यूस होते हैं कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन होती है ना, उसके बाद जो अरेंजमेंट होती है मेगास्पोर की वो लीनियर होती है। इनमें से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल होता है, बाकी के सारे जो तीन होते हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया आपको कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है जिससे कि पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होगी, और जो आपका मेगास्पोरोजेनेसिस है उससे क्या होगा, एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस। आपको क्या करना है, इन टर्म्स को आपको अरेंज करना है। तो आपको दिया गया है सबसे पहले पोलन ग्रेन, यानी कि ये जो है, एक सेकेंड हम कर लेते हैं इसमें कलर चेंज। तो हाँ, सबसे पहले आपको दिया गया है पोलन ग्रेन, स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रो, ये आपको जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की टर्म की जो है वो सारी जो आपको दी हुई है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की टर्म्स दी हुई हैं। अब आपको उसको अरेंजमेंट करनी है कि मेल गैमेट्स तक कैसे मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले आपको पता है इसके अंदर क्या होता है कि आपके माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारा स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। आपको ये सारी टर्म जो है वो अरेंज करनी है। तो सबसे पहला कौन सा होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू। उसके बाद आपको पता है ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इनमें से एक सेल क्या होगा, फर्दर मॉडिफाई होकर माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, फिर सेकंड माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, फिर उसके अंदर क्या होगी, मियोसिस होती है, जिससे कि ये जो आपका माइक्रोस्पोर डिप्लॉइड है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉइड है, जब इसके अंदर मियोसिस होती है तो ये क्या करते हैं, चार किसकी, माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो थर्ड टर्म कौन सी होगी आपकी यहाँ पर, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, माइक्रोस्पोर जो है टेट्राड की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर माइक्रोस्पोर से किसकी फॉर्मेशन होगी, फोर्थ जो है माइक्रोस्पोर से आपके पोलन ग्रेन बनते हैं, और पोलन ग्रेन से फिर क्या होती है, मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। तो आपने ये अरेंजमेंट करनी है। तो सबसे पहले क्या हुआ, स्पोरोजिनस टिश्यू, फिर उसके बाद आपका है इसमें पोलन मदर सेल सेकंड, फिर थर्ड किसकी फॉर्मेशन हुई, माइक्रोस्पोर टेट्राड की, फिर उसके बाद किसकी फॉर्मेशन हुई, पोलन ग्रेन की, ठीक है, और उसके बाद किसकी फॉर्मेशन हुई, ये आपके पोलन ग्रेन की, और उसके बाद हुई मेल गैमेट की। ये आपको अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट है उसी के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू, फिर पोलन मदर सेल, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, फिर पोलन ग्रेन, और फिर मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। जो आपको बताया वही यहाँ पर राइट, ठीक है, लिखा हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज़ मेंट बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया भी था मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के बारे में, अगर आपको याद हो तो, कि जो एक मेगास्पोर है, ठीक है, एक मेगास्पोर से
क्या होता है यहाँ पर, एक मेगास्पोर मदर सेल की हेल्प से, सिर्फ एक मेगास्पोर से जो है एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्योंकि जो एक मेगास्पोर की हेल्प से एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन होती है उसी को ही मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है। वही जो होती है क्या होगी आपकी, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होगी। तो यहाँ पर क्या है, इज़ द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इसके अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट की जो है फॉर्मेशन हो रही है किससे, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर से, ठीक है। तो इन एंजियोस्पर्म्स एक सिंगल डिप्लॉयड यानी कि एक सिंगल जो डिप्लॉयड मदर मेगास्पोर होते हैं उसके अंदर मिटोटिक डिवीज़न होती है जिससे कि वो 4 मेगास्पोर को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। फिर ओनली 1 आउट ऑफ द 4 में से, देखो सबसे पहले क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, आपका ये होता है आपका ओव्यूल जिसके अंदर न्यूसेलस भरा होता है सारा, ठीक है। उनमें से एक सेल जो माइक्रोपाइलर एंड पर होता है जो कि क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, जब डिवीज़न होगी मियोसिस, तो ये क्या करते हैं, 4 जो हैं मेगास्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से 4 में से ये 3 जो हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं, लेकिन एक जो होगा वो फंक्शनल होता है। फिर इस एक मेगास्पोर के अंदर फर्दर 3 मिटोटिक डिवीज़न होगी, एक मिटोटिक डिवीज़न होगी 2 सेल की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। फिर एक और हुई तो 2 और की प्रोडक्शन होगी। फिर एक और मिटोटिक डिवीज़न हुई तो क्या हुआ, यहाँ पर 8 जो हैं टोटल सेल जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, 8 सेल फॉर्म हो गए, ठीक है। फिर हम इन 8 सेल को अरेंज करेंगे। अब इन 8 सेल को अरेंज कैसे करते हैं, यहाँ पर, ठीक है, ये अरेंज कर दिए हमने और बीच में 2 सेल, तो ये क्या हो गया आपकी एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन, और किससे हुई, सिंगल मेगास्पोर से। और इसी को ही कहा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, कि जो सिंगल मेगास्पोर है आपका, जो सिंगल हैप्लॉइड मेगास्पोर है उससे क्या हो रही है, पूरी आपकी फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन हो रही है, उसी को ही बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, विद द नीट क्लीन डायग्राम एक्सप्लेन द 7 सेल और 8 यानी कि न्यूक्लिएट। अब आपको अभी जो सेम बताया है वही है इसके अंदर भी, कि एक सबसे पहले क्या होती है, मिटोटिक डिवीज़न होगी किसके अंदर, मदर मेगास्पोर में। ये आपका एक है मेगास्पोर, ठीक है, आपका ये क्या है, एक मेगास्पोर है, बाकी के सारे डिजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। एक मेगास्पोर के अंदर फर्दर 3 मिटोटिक डिवीज़न होती है, ठीक है। सबसे पहले एक मिटोटिक डिवीज़न होगी जिसमें 2 सेल प्रोड्यूस होंगे, दूसरी होगी 4 सेल प्रोड्यूस होंगे, और फिर तीसरी होगी तो 8 सेल प्रोड्यूस होंगे। फिर जब आप उस 8 सेल को अरेंज करते हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, 3 सेल यहाँ पर जिसको आप बोलते हो एग अपरेटस, ये क्या फॉर्म करते हैं, एग अपरेटस। फिर जो है यहाँ पर अरेंज होंगे जिसको आप क्या बोलते हो, एंटीपोडल सेल, ठीक है। उसके बाद आपका बीच में क्या हो जाते हैं, 2 सेल, आप 2 सेल्स को यहाँ पर प्लेस करवा देते हो तो ये आपका पूरा क्या बन जाता है, एक सेल। तो यहाँ पर कितनी हो गई, 1 2 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 2 न्यूक्लियाई, यानी कि 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल स्टेज की फॉर्मेशन आपकी हो गई, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट क्या है, एक सेल होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है यहाँ पर, और यही सब इसमें बताया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको बोला गया, व्हाट आर चेस्मोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर कौन से होते हैं, कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन क्लिस्टोगैमस। आपको ये बताना है चेस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं और क्या क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। तो जो चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं वो कौन से फ्लावर होते हैं, इनके पेटल जो होते हैं वो ओपन रहते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, ईजिली कोई भी ऑर्गन ये अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक्सपोज छोड़ देते हैं, जिससे कि कोई भी इनके अंदर क्या हो, किसी भी फ्लावर का पोलन आ सके, ठीक है, स्टेमन पर पोलन आ सके ईजिली जो है क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए। और जो क्लिस्टोगैमस होते हैं उनके फ्लावर बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो क्लोज्ड होते हैं, ठीक है, अनएक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, इसलिए उनके अंदर जो है क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाती। इन्होंने पूछा था जो क्लिस्टोगैमस के क्या क्लिस्टोगैमस में क्रॉस पॉलिनेशन हो पाती है। तो जो क्लिस्टोगैमस होते हैं वो एक तो सबसे पहले अपने आप को बंद कर लेते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो होते हैं क्लोज्ड फ्लावर होते हैं और वो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं जो, और इनके अनएक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो क्या होता है कि इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाती, इनके अंदर जब भी होती है सेल्फ पॉलिनेशन होती है, ठीक है। और कब होगी, जब स्टिग्मा और एंथर जब पास में होंगे, जब एक प्रेजेंट होंगे, एक दूसरे के पास होंगे, नियर ईच अदर। उसके बाद है आपको जो है आपको सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने की 2 स्ट्रेटेजी बतानी है, यानी कि आपको 2 आउटब्रीडिंग डिवाइस बतानी है, ठीक है। आउटब्रीडिंग डिवाइस हमने पढ़ा था ना एक टॉपिक, आउटब्रीडिंग डिवाइस जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाता है, तो वो कौन कौन सी होंगी,
जिसमें आप सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट कर रहे हो। एक होगी डिकोगैमी और दूसरी होगी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। आप कोई भी बता सकते हो, ठीक है। तो डिकोगैमी में आप बहुत इजीली है सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, वो एक यानी कि एक ही टाइम पर मैच्योर नहीं होते, ठीक है। इट रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एट डिफरेंट टाइम्स। जो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जैसे कि मेल गैमेट है यानी कि पोलन ग्रेन्स हैं, या मेल गैमेट्स की आप बात करते हो, ऐसे ही इसमें जो है स्टिग्मा की अगर आप स्टैमन की अगर आप बात करते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा और यहाँ पर क्या है मेल गैमेट जो होगा वो बाद में मैच्योर होगा, तो इनके अंदर क्या हो पाता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, ठीक है। इतनी देर में यहाँ पर क्या है स्टिग्मा के ऊपर दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के जो हैं पोलन आकर और क्या कर देते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कर देते हैं। तो डिकोगैमी से हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ पोलिनेशन को रोक सकते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, इनके जो यानी कि इनके जो गैमेट्स हैं, पहले मेल गैमेट मैच्योर हो जाता है, तब तक जो फीमेल गैमेट होगा वो तब तक छोटा होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन जो होती है मेल और फीमेल गैमेट्स की वो रोक देती है किसको, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को। एक इनकी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है कि एक जेनेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो इन विच पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर आर अनेबल टू कम्प्लीटली ग्रो ऑन द स्टिग्मा। कुछ ऐसा होगा कि जो स्टिग्मा है, ठीक है, सेम फ्लावर का जो स्टिग्मा है और सेम फ्लावर का जो पोलन है वो कभी कभी यहाँ पर क्या होते हैं जेनेटिक मैकेनिज्म की वजह से वो क्या है यहाँ पर जर्मिनेट नहीं कर पाता पोलन, ठीक है। तो दूसरे वाले जो फ्लावर का पोलन आ रहा है वो जर्मिनेट कर जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। उसके बाद यही सेम इसमें बताया गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ बैगिंग टेक्निक। तो बैगिंग मैंने आपको बताया था कि जब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करनी है, ठीक है। हम चाहते हैं अपनी मर्जी के प्लांट ब्रीडिंग करवाना, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है पोलन छिड़क देते हैं अपनी मर्जी के, ठीक है। किसके ऊपर हम पोलन छिड़केंगे, वही स्टिग्मा के ऊपर अपनी मर्जी के पोलन छिड़क देते हैं और उसको बैगिंग कर देते हैं, ताकि यहाँ पर बैग से कवर कर देते हैं ताकि कोई और पोलन आकर इसको जो है फर्टिलाइज ना करे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी स्टिग्मा, हमें जोन सा भी प्लांट चाहिए, हमें जिसकी ब्रीडिंग करवानी है, हम उसके पोलन जो है स्टिग्मा के ऊपर छिड़क देते हैं और ऊपर से बैगिंग कर देते हैं ताकि हम फर्दर जो है कोई और प्लांट के जो है पोलन आकर इसमें पॉलिनेशन ना करें, ठीक है, फर्टिलाइजेशन ना करें। तो यही है, आपको बता दिया मैंने। उसके बाद है नेक्स्ट, ट्रिपल फ्यूज़न क्या होता है। ट्रिपल फ्यूज़न आपको पता है कि जो मेल गैमेट्स होंगे, ठीक है, मेल गैमेट जो होते हैं पोलन ट्यूब के अंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। और आपके एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, यहाँ पर सिनेर्जिड्स या सिनेर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं, या एग प्रेजेंट होता है, यहाँ एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपकी पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। तो एक मेल गैमेट तो फ्यूज़ कर जाता है एग के साथ और एक जो मेल गैमेट है वो फ्यूज़ करता है इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो अभी कितनी स्ट्रक्चर होगी, 3N स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, जिसको बोला जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN कहा जाता है। तो ये क्या है, इसी को ही बोला जाता है ट्रिपल फ्यूज़न, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है 3 न्यूक्लियाई, तो इसी को ट्रिपल फ्यूज़न कहा जाता है, ठीक है। यही सब बताया हुआ इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू थिंक जायगोट इज़ डोरमेंट। तो आपको पता है कि जायगोट जो होता है एक टाइम पर रेस्ट पीरियड पर चला जाता है, और वो रेस्ट पीरियड पर क्यों जाता है, ताकि जो एंडोस्पर्म है जिससे कि इसको न्यूट्रिशन मिलता है एम्ब्रियो को, वो डेवलप हो सके, ठीक है। तो जब यहाँ पर क्या होता है, जो जायगोट है वो क्या चला जाता है, इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है जब तक कि एंडोस्पर्म डेवलप होता है, क्योंकि जो एंडोस्पर्म होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जैसे ही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, किसकी कब होते हैं, जब ट्रिपल फ्यूज़न होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। उसके बाद है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन इपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। इपिकोटाइल क्या होता है और हाइपोकोटाइल क्या होता है। तो आपको पता है जो मैच्योर एम्ब्रियो है कुछ इस टाइप का, ठीक है, बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, ठीक है, और यहाँ पर इसके और यहाँ पर क्या होता है इसका, ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है जो ये है, ठीक है। ये आपका होता है हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल जिससे कि क्या होती है, रूट की फॉर्मेशन होती है फर्दर। और ये क्या होता है, इपिकोटाइल,
और इपिकोटाइल से किसकी फॉर्मेशन होती है, शूट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो अबव द कोटिलीडोन, ये रहा ये आपका ये दोनों कोटिलीडोन है। जो रीज़न क्या है, अबव द कोटिलीडोन, जो कोटिलीडोन के ऊपर होगा जिसको क्या बोलते हैं हम, इपिकोटाइल। ठीक है, जो क्या बनता है आगे जाके, प्लूमल की फॉर्मेशन करता है। ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, रेडिकल की, और ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, प्लूमल की। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ एक बार। देखो ये आपका होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो पूरी तरह से मैच्योर एम्ब्रियो होता है, उसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी। ठीक है, ये क्या होगी, बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है जो डिवाइड करती है दो कोटिलीडोन को। उसके बाद जो ये नीचे वाला होता है इसको बोला जाता है इपिकोटाइल। ठीक है, जो कि फर्दर हाइपोकोटाइल, ये होगा आपका हाइपोकोटाइल। ठीक है, हाइपोकोटाइल, जिससे क्या होती है, रेडिकल की फॉर्मेशन होगी और फिर रेडिकल से रूट की फॉर्मेशन होती है। ये होता है आपका इपिकोटाइल, जो कि कोटिलीडोन के अबव होता है इपिकोटाइल। ठीक है, जिससे प्लूमल की फॉर्मेशन होगी और प्लूमल ठीक है और शूट की फॉर्मेशन होती है फिर उसके बाद। नेक्स्ट तो अब यही बताओगे आप इपिकोटाइल के अंदर रीजन ऑफ एम्ब्रियो अबव द कोटिलीडोन। ठीक है, और ये बिलो द कोटिलीडोन, ये टर्मिनेट करता है प्लूमल में, ये कोटिलीडोनरी नोड के अंदर करता है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये पॉइंट आप बता सकते हो, ये स्टार्ट रेडिकल से होता है, ये नोड से होता है। ये डेवलप करता है स्टेम के पोर्शन को, ये डेवलप करता है रूट के पोर्शन को। उसके बाद ये क्या है, इलोंगेट हो जाता है इपीजियल जर्मिनेशन, ये किसमें, हाइपोजियल जर्मिनेशन में। फिर आता है कोलियोबटाइल और कोलियोहरिजा। तो रिग से याद रखना कि ये रेडिकल की कवरिंग होती है। ठीक है, ये क्या है, रेडिकल की, और कोलियोपटाइल जो है पी से याद रखना ये किसकी होती है, प्लूमल की। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्लूमल की कवरिंग बनते हैं वो कौन से होंगे, कोलियोपटाइल होंगे, और जो रेडिकल की कवरिंग होती है वो होती है कोलियोहरिजा। तो फिर यही बताओगे, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव शेथ। ये दोनों जो ये जो होती है प्रोटेक्टिव शेथ होती है कोलियोपटाइल, ये अनडिफरेंशिएटेड शेथ होती है। ये शूट टिप को प्रोटेक्ट करती है, प्लूमल की कवरिंग होती है तो शूट को ही प्रोटेक्ट करेगी। ये रूट की क्योंकि ये रेडिकल की कवरिंग होती है तो रूट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये क्या है, सोइल से बाहर निकल जाती है, ये रिमेन सोइल के अंदर रहती है। ये प्लूमल की कवरिंग है, ये रेडिकल की कवरिंग है, और रूट कैप की कवरिंग है। और ये क्या करते हैं, सीड कोड को ब्रेक होने से रोकती है, और ये क्या करती है, ब्रेक कर देती है सीड कोड को और ग्रो कर जाती है। ये भी ब्रेक कर देती है सीड कोड को और ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। उसके बाद है इंटेग्यूमेंट और टेस्टा। तो आपको पता है इंटेग्यूमेंट जो ओव्यूल की कवरिंग होती है, जो कि टू टाइप क्लियर हो सकती है, आउटर और इनर। लेकिन टेस्टा जो है एक कवरिंग होती है, वो किसकी, सीड की। फर्दर जो इंटेग्यूमेंट होते हैं, ठीक है, वही फॉर्म होता है ना, टेस्टा और टैगमन की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या होती है, ये ओव्यूल की कवरिंग होती है और ये सीड की कवरिंग बनती है बाद में। ये सेल्स लिविंग होते हैं, ये डेड होते हैं। उसके बाद ये प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर होती है और ये बाद में पोस्ट फर्टिलाइज स्ट्रक्चर होती है। इसमें स्क्लेरिड्स एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये 1 और 2 लेयर्ड होती है, ये सिर्फ 1 लेयर्ड होती है। उसके बाद है पेरिस्पर्म और पेरिकार्प। तो आपको पता है कि जो न्यूसेलस है, अगर किसी में बच जाता है, जब क्या हो जाता है, एम्ब्रियो मैच्योर हो जाता है, सीड की प्रोडक्शन होती है, किसी में अगर न्यूसेलस बच जाता है तो वो किसकी प्रोडक्शन होती है वहाँ पर, पेरिस्पर्म की। तो ये किसका, सीड का पार्ट हो गया। और पेरिकार्प क्या होता है, जो ओवेरी की वॉल होती है, फिर वो क्या बनती है, यानी कि फ्रूट की वॉल। तो ये क्या होगा, फ्रूट का पार्ट। ये यूजली ड्राई होता है, ये भी ड्राई और फ्लैशी होती है। और ये क्या होती है, कुछ न्यूसेलस जो होता है वो किसी सीड में ही देखने को मिलेगा, और पेरिकार्प तो जो है वो हर फ्रूट के अंदर जो है पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद ये नॉन फंक्शनल है, और ये क्या करती है, जो फ्रूट के बाहर की लेयर होती है जिसको हम पेरिकार्प बोल रहे हैं, ठीक है, ये क्या करती है, फ्रूट को बचाती है, उसको न्यूट्रिशन में हेल्प करती है, उसको डिस्पर्जल में हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वाई इज़ एप्पल कोल्ड अ फॉल्स फ्रूट। एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों कहा जाता है। तो आपको पता है, वैसे तो जो ओवेरी से डेवलप हो रहा है, ठीक है, फ्रूट, तो वो तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रू फ्रूट। लेकिन कुछ जो हैं वो साथ में ओवेरी के साथ साथ जो नीचे के थैलेमस पार्ट है ना, वो भी ग्रो कर जाता है, जैसे कि एप्पल के केस में आपने देखा था। ठीक है, जो एप्पल का मोस्ट ऑफ द पार्ट ये क्या है, थैलेमस, और बीच में ओवेरी, तो जिसके अंदर क्या होता है कि फ्लोरल पार्ट्स भी साथ साथ जो है वो ग्रो कर जाए ओवेरी के। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। तो यहाँ पर क्या, क्योंकि थैलेमस भी साथ साथ जो है वो ग्रो कर जाता है, तो ये क्या होता है, फॉल्स फ्रूट। तो ये फॉल्स फ्रूट इज़ वन डिराइव सम सेकेंडरी पार्ट्स, जो कहाँ से, कुछ सेकेंडरी पार्ट, कुछ फ्लोरल पार्ट से, नॉट फ्रॉम ओवेरी से नहीं होता। जैसे कि एप्पल है वो डिराइव हो जाता है थैलेमस से, इसलिए इसको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिनके अंदर ओवेरी भी प्रेजेंट है और यहाँ पर यानी कि ये स्टैमन भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, स्टैमन भी प्रेजेंट होते हैं, तो उन पार्ट में से क्या कर दिया जाता है
कि जो स्टेमन वाला पोर्शन है इसको जो है कट कर दिया जाता है ताकि जो है सेल्फ पोलिनेशन को रोक सके हम, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ से स्टेमन को रिमूव कर दिया जाता है। ये पूरा का पूरा जो स्टेमन होता है इसको रिमूव कर देते हैं ताकि इनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन ना हो, ठीक है। तो जो भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिनके अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे, मेल भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी, तो उनमें से हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि एंथर को जो है वो फोर्सेप की हेल्प से रिमूव कर देते हैं और उसी को ही इमैस्कुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ वन कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ सब्सटेंसेस। अब हमें पता है कि पार्थेनोकार्पी के टर्म में क्या होता है, कुछ हार्मोन का यूज़ करके हम फ्रूट की डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के। तो यही बोला गया है कि इफ़ वन कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी बिना किसी यानी कि थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ सब्सटेंसेस, हम कुछ ग्रोथ सब्सटेंसेस का यूज़ करके पार्थेनोकार्पी कर रहे हैं। विच फ्रूट्स वुड यू सेलेक्ट, कौन सा जो फ्रूट है आप यूज़ मतलब सेलेक्ट करोगे इस प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर क्या पार्थेनोकार्पी के अंदर क्या होता है कि आप फ्रूट की डेवलपमेंट कर देते हो कुछ हॉर्मोन्स की हेल्प से, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के। तो जो वैरायटी ऑफ फ्रूट इसके लिए सिलेक्ट किए जाते हैं वो होते हैं वाटरमेलोन, मस्क मेलोन, डिवॉइड ऑफ सीड्स आर इन ग्रेट डिमांड, ठीक है। तो कौन से चूज़ करोगे आप, वाटरमेलोन और मस्क मेलोन। तो देयरफॉर दिस वैरायटी विल बी डेवलप बाय पार्थेनोकार्पी। तो यही जो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स होते हैं इनको पार्थेनोकार्पी से डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टैप्टम। अब आपको पता है कि जो आपका वो स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोरेंजियम है, मान लो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या है, बहुत सारी यानी कि 4 लेयर से कवर किया जाता है, ठीक है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए 3 जो है प्रोटेक्शन का काम करती है और 1 लेयर किसका काम करती है, नरिशमेंट का, जो सबसे इनर लेयर होगी स्पोरोजिनस टिश्यू के सबसे इनर लेयर होगी, जिसको क्या कहा जाता है, टैप्टम। जो क्या करती है, टैप्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पोरोजिनस टिश्यू को, पोलन ग्रेन्स को, मेल गैमेट्स को, ठीक है। तो टैप्टम इज़ द इंटरनल लेयर माइक्रोस्पोरेंजियम की, जो क्या रोल प्ले करती है, एक तो पोलन ग्रेन की वॉल बनाने में, किस चीज़ की कैसे वॉल बनाती है, पोलोनिन की फॉर्मेशन करती है ना ये, ठीक है। और ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है मैच्योरिंग पोलन ग्रेन्स को। वेरियस अमाइनो एसिड एंजाइम हॉर्मोन्स जो है टैप्टम की सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं जो कि पोलन ग्रेन के मैच्योरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जो टैप्टम है वो जो है पोलन ग्रेन की एक्साइन लेयर को भी फॉर्म करती है, पोलोनिन की फॉर्मेशन करती है ना। टैप्टम के जो 2 टाइप होते हैं, ठीक है, उनमें से एक टाइप बताया हुआ है ये भी मैंने आपको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस। तो एपोमिक्सिस क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसके अंदर जो है सीड की फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे कि पार्थेनोकार्पी में फ्रूट की फॉर्मेशन होती है बिना फर्टिलाइजेशन की, इसमें सीड की फॉर्मेशन हो जाती है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, बिना किसी मियोसिस के, सिनगैमी के, ठीक है। सिनगैमी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के इनकी, ठीक है। तो इट प्ले अ विटल रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स। तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, हाइब्रिड सीड की प्रोडक्शन के लिए। तो एपोमिक्सिस क्या करती है, रोक देती है लॉज ऑफ डिजायर्ड करेक्टर इन अ हाइब्रिड। तो आपको समझ आ गया होगा कि मेनली क्या होता है, एपोमिक्सिस क्या होता है कि जिसके अंदर सीड की फॉर्मेशन हो जाती है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। और जिससे क्या हो जाता है, ये इनका मेन रोल क्या होता है, ये हाइब्रिड सीड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जिससे कि ये क्या करते हैं, डिजायर्ड करेक्टर्स के यानी कि हाइब्रिड के अंदर डिजायर्ड करेक्टर्स को लॉस होने से बचाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो एपोमिक्सिस है उसका यूज़ जो है हाइब्रिड सीड्स को प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जो हाइब्रिड सीड्स होंगे उनके प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपके जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के वो जो है क्लियर हो गए हैं और सारी टर्म्स वही थी जो मैंने करवा दी आपको, ठीक है। तो और अगर अभी भी कुछ इसमें से अगर आपका मिस हुआ हो तो उन वीडियो में से आप चेक कर सकते हो। और आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन राइट नहीं करने, सेम वही सब चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके जो डिफरेंस दिए हुए हैं ना आप वो राइट करोगे और कुछ भी राइट नहीं करोगे, सब कुछ आपने नोट्स में पहले ही राइट कर लिया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन राइट करोगे इसमें आप। थैंक यू।